अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टॉक्सिन्स को डिस्कस करेंगे। टॉक्सिन्स ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस या केमिकल कंपाउंड्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज करने हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं और जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज रिलीज करते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स की अगर हम पोटेंसी की बात करें तो यहाँ पे हमें चार एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम की है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की है, डिप्थीरिया की है और साथ में स्ट्रेप्टोकोकस के अल्फा टॉक्सिन की है। इनकी जो अमाउंट्स हम इस तरह से याद करेंगे कि लाइन वाइज हमने यही याद करें, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, डिप्थीरिया एंड एस ऑरियस। ये वाली अरेंजमेंट करके हमने याद करना है 2465। ठीक है, 2465 2.5 इंटू 10⁻⁵ माइक्रोग्राम सबसे पहले कि बॉटुलिनम की है। नेक्स्ट 4 इंटू 10⁻⁵ जो है वो टेटनी की है। 6 वाली जो है वो डिप्थीरिया की है, 6 इंटू 10⁻⁻2 और 5 माइक्रोग्राम जो है वो एस ऑरियस की है। ठीक है, जो पहले दो हैं वो माउस किल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। जो डिप्थीरिया है उससे पिग वाली अमाउंट है और जो एस ऑरियस है उन्होंने रैबिट की अमाउंट दी हुई है। और जो पहले दो टॉक्सिन्स हैं बॉटुलिनम और टेटनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स देखते हैं कि हमें किस तरह के एक्सोटॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे 3 क्लासेस देखेंगे। एक आएंगे न्यूरोटॉक्सिन्स, एक आएंगे साइटोटॉक्सिन्स और एक आएंगे एंटेरोटॉक्सिन्स। न्यूरो, एंटीरो एंड साइटो। साइटो में 2 तरह के एग्जाम्पल्स हैं, एक ल्यूको और एक हीमोलाइसिन्स। अच्छा, जो न्यूरो है इसने नर्वस सिस्टम को या नर्वस टिश्यूज़ को डैमेज करना है। एंटीरो हमें नाम से पता चल रहा है इसने इंटेस्टाइन्स को डैमेज करना है। साइटो यानी कि इन्होंने सेल्स को डैमेज करना है। अब अगर तो ल्यूकोसाइडिन्स अगर वो ल्यूकोसाइड्स को डैमेज करते हैं, किल करते हैं तो वो ल्यूकोसाइडिन्स हैं और अगर वो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं तो वो हीमोलाइसिन्स हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स में एग्जांपल दी है बॉटुलिनम की और साथ में टेटनस की, और इंटेस्टाइनल यानी कि एंटेरोटॉक्सिन का एग्जांपल दिया है विब्रो कॉलेरी की। जो टॉक्सिन्स को हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेल दैट आर अफेक्टेड, किस तरह के सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, या साइट ऑफ डैमेज। बात करेंगे टॉक्सॉइड्स की। टॉक्सॉइड्स ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनकी टॉक्सिजेनिक प्रॉपर्टीज रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, हमें पता है टॉक्सिन, जाहिर बात है टॉक्सिन क्या होगा जिसके पास टॉक्सिजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो कि वायरुलेंस शो कर रहा है। टॉक्सॉइड ऐसा टॉक्सिन है जिससे हमने उसकी टॉक्सिजेनिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिमूव कर दी है, लेकिन विदाउट इफेक्टिंग इट्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बॉडी में कोई एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, बॉडी उसके खिलाफ प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। इसी तरह जो टॉक्सिन है वो हमारे पास एक एंटीजन ही है। टॉक्सिन इज अ टाइप ऑफ एंटीजन। ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर हो रहा है दैट इज एन एंटीजन। तो टॉक्सिन एक फॉरेन पार्टिकल है तो इट इज एन एंटीजन। और टॉक्सिन के खिलाफ बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटी टॉक्सिन। ठीक है, तो हमने ये बात की कि टॉक्सॉइड क्या है। टॉक्सॉइड ऐसा टॉक्सिन है जिसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टी, हमें इसमें कोई भी टॉक्सिक प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ उसमें उसी तरह रहेंगी। डिप्थीरिया और टेटनस के जो टॉक्सॉइड्स हैं, ठीक है, यानी कि अगर डिप्थीरिया और टेटनस की हम टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो एज वैक्सीन हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पता है कि एंटीबॉडी अगर किसी होस्ट सेल में प्रोड्यूस हो रही है तो एंटीबॉडी किसी बीमारी के खिलाफ या किसी एंटीजन के खिलाफ अपनी रिएक्शन शो करती है और उसे न्यूट्रलाइज करती है। सेम प्रॉपर्टी किसकी है? एंटीटॉक्सिन की। एंटीटॉक्सिन भी उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड्स। अब जो बैक्टीरिया में हमने देखा कि एक बैक्टीरिया टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या उसमें टॉक्सिजेनिसिटी हमें देखने को मिल रही है, तो बैक्टीरिया में कोई ना कोई ऐसी जीन है जो उस बैक्टीरिया को वायलेंस कर रही है और उसे टॉक्सिक बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में वो जीन कहाँ से आई? वायरस के थ्रू आई। ट्रांसक्रिप्शन या लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में देखते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर अपना वायरल डीएनए इन्फेक्ट किया और फिर फर्दर हमें लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल देखने को मिलती है। तो ये वाला बैक्टीरिया में जो अब वायरस की जीन आ गई, सपोज अगर वो टॉक्सिक जीन थी, ठीक है, तो वो इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई होती रहेगी। फर्दर जब लाइसिस हो जाएगी, न्यू सेल्स बनेंगे, तो इसी तरह करके आगे फर्दर अगर बाइनरी फिशन होता है या कॉन्जुगेशन होती है तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक वो जीन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल जीन का रोल आ गया कि टॉक्सिसिटी इसके थ्रू ट्रांसफ़र हुई, जो कि बैक्टीरियोफेज ने ट्रांसफ़र कराई। और दूसरा प्लाज्मिड में भी टॉक्सिक जीन हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है ई कोलाई की, कि ई कोलाई के प्लाज्मिड में अगर एंटेरोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन की प्रॉपर्टी है
तो वो डायरिया कॉज़ कर देगा। और नेक्स्ट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस हैं, जिस तरह हमने देखा था माइक्रोबियल एडहेरेंस हमने पढ़ी थी कि माइक्रोब अगर किसी होस्ट में एंटर होता है तो सबसे पहले उसे किसी होस्ट के सेल के ऊपर अटैच होना पड़ेगा, ठीक है? अटैच हुए बगैर वो एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह टॉक्सिन को भी पहले किसी तरह होस्ट सेल पे अटैच होना पड़ेगा ताकि वो फर्दर अंदर पेनिट्रेट कर जाए। और टॉक्सिन के लिए एक स्पेशल यूनिट ऑफ अटैचमेंट होता है जहाँ पर आकर उसने अटैच करना है और फर्दर बॉडी में इन्वेड करना है। डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है? इसके 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक ए फ्रेगमेंट होता है और एक बी फ्रेगमेंट होता है। और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड हमें लिंकेज देखने को मिलता है क्योंकि अमीनो एसिड से बनी होती है, और इसमें साथ-साथ हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलता है, यानी कि सल्फाइड लिंकेज होता है इसमें, ठीक है? डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो बी वाला फ्रेगमेंट है उसके थ्रू आकर अटैच होता है। जब बी वाला फ्रेगमेंट आकर अटैच हो जाएगा तो यहाँ से क्लीवेज होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की, और जो ए वाला पार्ट है वो इनसाइड द सेल क्लीव होके चला जाएगा, ठीक है? अब इससे फर्दर आगे क्या करना है, इसने फर्दर इनएक्टिवेशन करानी है किसकी, एलोंगेशन फैक्टर की, इनएक्टिवेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। एलोंगेशन फैक्टर्स हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्प कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है? जब एलोंगेशन फैक्टर की इनएक्टिवेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो सेल में एसेंशियल प्रोटीन्स बन रही थी वो नहीं बनेंगी, और प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो सेल का कोई फंक्शन नहीं रहा और सेल हमारा डैमेज होता रहेगा। अगर डिप्थीरिया के एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एंटी टॉक्सिन्स, उन्होंने क्या करना है, डिप्थीरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। ये किस तरह से वर्क करते हैं, एंटी टॉक्सिन्स ने रिएक्ट करना है, बी पोर्शन है ना डिप्थीरिया टॉक्सिन का, उसके साथ इसने रिएक्ट करना है। अब वो क्या करेगा कि बी पोर्शन को अटैच नहीं होने देगा। सेल मेम्ब्रेन, ये सपोज अगर सेल मेम्ब्रेन थी तो एंटी टॉक्सिन बी पोर्शन को अटैच नहीं होने देगा सेल मेम्ब्रेन पे, और जब बी पोर्शन अटैच नहीं होगा तो जाहिर बात है डिप्थीरिया टॉक्सिन को अटैचमेंट नहीं मिलेगी और फर्दर क्लीवेज नहीं होगी। एंटी टॉक्सिन्स अगर पहले से प्रेजेंट हैं तभी बी फ्रेगमेंट आकर अटैच नहीं होगा। लेकिन अगर एंटी टॉक्सिन्स बाद में हम दे रहे हैं, बाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो तब तक तो वो अटैचमेंट हो चुकी होगी और क्लीवेज होके हमारी जो एलोंगेशन फैक्टर की इनएक्टिवेशन है वो हो चुकी होगी। एंटी टॉक्सिन का इफेक्ट जो है वो तभी होगा जब सेल के पास ऑलरेडी एंटी टॉक्सिन है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन की। जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है ना, इसके लिए हमें पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हम फिफ्थ सेमेस्टर की फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास ये एक्सॉन है और यहाँ पे मेरे पास मसल रिसेप्टर्स हैं तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है और फर्दर वो हेल्प कराता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है यहाँ पर एक्सॉन को कवर कर ले या एक्सॉन पे किसी तरह से अटैच हो जाए, ठीक है? सपोज़ ये टेक्सोन आकर इस तरह से अटैच हो गया, अब इसने एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ नहीं होने देगा। अब ये अगर रिलीज़ नहीं होने देगा एसिटाइल कोलिन को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, पैरालिसिस हमें देखने को मिलेगी, पैरालिसिस, और साथ में डेथ भी देखने को मिलेगी, डेथ बाय रेस्पिरेटरी फेलियर। इसके बाद हम टेटनस टॉक्सिन की बात करते हैं। जो टेटनस की टॉक्सिन है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनहिबिटरी ट्रांसमीटर को। अगर हम एंटागोनिस्टिक मसल्स को देखें, यानी कि वो वाले मसल्स जिस तरह बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, कि अगर ये एक बाजू है, बाइसेप्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स उस टाइम रिलैक्स करेंगे, और अगर बाइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास ओपोजिंग मसल्स हैं, ठीक है? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं ये। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलीज कराता है एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ठीक है? और ग्लाइसिन हेल्प कराता है एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा, ठीक है? लेकिन अगर टेटनस के टॉक्सिन्स उस बॉडी में आ रहे हैं तो उन टॉक्सिन्स ने अटैच कर जाना है सीएनएस के साथ, ठीक है? अटैच करेंगे सीएनएस के साथ, और फिर जो ग्लाइसिन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा था वो ग्लाइसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब ग्लाइसिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो एंटागोनिस्टिक हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रही थी वो चेंज हो जाएंगी, या तो दोनों मसल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या साइमल्टेनियसली रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? मतलब एंटागोनिस्टिक फंक्शन अब देखने को नहीं मिलेगा, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अनकंट्रोलेबल फैशन में हमें टेटनिक स्पाम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते रहेंगे साइमल्टेनियसली, और इवन इट कैन ब्रेक द बोन्स, ठीक है? जो बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, और इवन हमें डेथ भी देखने को मिल सकती है। कॉलेरा टॉक्सिन में 6 सब यूनिट्स होते हैं, 6 सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें से
एक ए सब यूनिट होता है और बी के 5 सब यूनिट्स होते हैं। इसी तरह होगा जिस तरह हमने पढ़ा था डिप्थीरिया टॉक्सिन के ए वाला जो पोर्शन है वो क्लीव होके अंदर आ जाता था, ठीक है। कि सपोज ए फ्रेगमेंट है ना, तो ये क्लीव होके अंदर आ गया, तो इसमें जो ए फ्रेगमेंट क्लीव होके अंदर आते हैं हम उसे A1 का नाम देते हैं। अब जब A1 फ्रेगमेंट अंदर आ गया फ्रॉम द एपिथेलियल सेल स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसने आगे फर्दर क्या करना है, इसने एक रेगुलेटरी प्रोटीन को टर्न ऑन करना है, टर्न ऑन अ रेगुलेटरी प्रोटीन। और वो रेगुलेटरी प्रोटीन वो वाली प्रोटीन है जो सिंथेसाइज कराती है एंजाइम को। कौन से एंजाइम को? उसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज जब मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो एटीपी की कन्वर्जन, एडिनाइलेट साइक्लेज ने एटीपी की कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में बहुत ज़्यादा करवा देनी है, ठीक है। जब साइक्लिक एएमपी बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें बहुत से इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे बॉडी में। सबसे पहला ये होगा कि जो इंटेस्टाइन्स के सेल्स में जो फ्लूइड है वो सारा ल्यूमेन में चला जाएगा, इंटेस्टाइनल सेल से फ्लूइड ल्यूमेन में चला जाएगा, ठीक है। और उससे हमें देखने को मिलेगा डायरिया देखने को मिलेगा, साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, नंबर 3 पे हमें पीएच जो है ब्लड की वो बहुत कम हो जाएगी और हमें एसिडोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कि लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब जब फ्लूइड्स इतने ज़्यादा ल्यूमन में चले गए और डायरिया कॉज हो गया तो साथ में जो पीछे सेल्स बच जाएंगे उन सेल्स में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरबीसी। जो कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी हो जाएगी इसे हम कहते हैं हीमो कंसंट्रेशन। और ये इतनी डैमेजिंग है कि इट कैन लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड इवन डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो फ्लूइड्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो रहे हैं बॉडी से उन्हें रिप्लेस किया जाए। SLO एंड SLS, स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन S। जो SLO है ना, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो बैक्टीरिया है उससे रिलीज होता है, ठीक है। SLO जो है वो इंडिकेट करता है कि इट वर्क्स इन एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तब ये वर्क करेगा। प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये सॉल्यूबल है, ठीक है, सॉल्यूबल है और पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेट ल्यूकोसाइड्स जो WBCs हैं ये वहाँ पर उनमें पेनिट्रेट कर जाएगा। और जब वहाँ उनमें पेनिट्रेट कर जाएगा कि अगर मेरे पास WBC है ना, WBC में हमारे पास देखने को मिलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स हमें पता है उनके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प कराते हैं डिग्रेडेशन में, ठीक है, बैक्टीरिया की या किसी भी एंटीजेनिक फैक्टर की, ठीक है। तो पेनिट्रेट करेंगे ल्यूकोसाइट्स को और वहाँ पर जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होगी उसे डिग्रेड करेंगे। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे तो जो लाइसोसोम में एंजाइम्स होंगे, ठीक है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे और पूरा लाइसोसोम जो है वो WBC खुद ही डैमेज हो जाएगा। यानी कि इन्होंने डैमेज कर दिया किसको? ल्यूकोसाइट को, और डैमेज कर दिया इन्होंने ल्यूकोसाइट्स को, ठीक है। मतलब कि ऐसा टॉक्सिन है कि इसने डैमेज कर दिया ल्यूकोसाइट को। SLO कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कार्डियोटॉक्सिन, ठीक है। कि अगर ये वाला टॉक्सिक कंपाउंड अगर इसे किसी रैबिट में दें तो उस रैबिट की जो कार्डिक पंपिंग साइकिल होगी वो विद इन द सेकेंड्स डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अगर हम SLS की बात करें, ये ऑक्सीजन स्टेबल है, ठीक है, यानी कि एरोबिक कंडीशंस में ग्रो कर सकता है, ऑक्सीजन स्टेबल है। S जो है वो स्टेबल को इंडिकेट करता है। इसने क्या करना है, इसने डायरेक्ट ल्यूकोसाइट्स को किल कर देना है, किल ल्यूकोसाइट्स। इसी बॉडी में बैक्टीरिया गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ऐसी बॉडी में गया, इसने अपना ये वाला टॉक्सिन रिलीज किया SLS, ठीक है। और इस टॉक्सिन ने क्या किया, ल्यूकोसाइट्स को किल कर दिया। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ऐसी बॉडी में गया, इसने अपना ये वाला टॉक्सिन रिलीज किया SLS, ठीक है। और इस टॉक्सिन ने क्या किया, ल्यूकोसाइट्स को किल कर दिया। नेक्स्ट कुछ दूसरे एक्सोटॉक्सिन्स देख लेते हैं जिसमें क्लोस्ट्रीडियल अल्फा टॉक्सिन, इनके आप बस नाम देख लें और ये वाली देख लें कि कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्हें रिलीज कर रहे हैं। नाम से ही हमें पता चल जाएगा और मोड ऑफ एक्शन से कि इनका क्या फंक्शन है। जिस तरह अगर हीमोलाइसिन है, हीमोलाइसिन से हमें पता चल जाएगा कि ब्लड सेल्स को डैमेज कर रहा है, साइटोटॉक्सिन से हमें पता चल रहा है सेल्स को डैमेज कर रहा है, ल्यूकोसाइडिन से पता चल रहा है ल्यूकोसाइट्स को डैमेज कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियल अल्फा टॉक्सिन की वाली सारी आपने एग्जांपल्स देख लेनी है।
एक्ज़ोटॉक्सिन कोई भी लिविंग पैथोजन जो था वो रिलीज़ करता था उसकी बॉडी के अंदर, वो जो टॉक्सिन था वो प्रोड्यूस होता था और फिर वहाँ से उसकी रिलीज़ हो जाती। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और फिर वो वहीं से रिलीज़ होता है। जो एक्ज़ोटॉक्सिन था वो प्रोटीन थी, और जो एंडोटॉक्सिन है लाइपोपॉलीसेकेराइड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रिलीज़ करेंगे और उसकी नेचर क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से इन्हें देख लेना है। पहले पायरोजेनिसिटी को देख लेते हैं। पायरोजेनिसिटी क्या है? कि एबिलिटी टू कॉज अ चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, यानी ये बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस किस तरह से इफेक्ट होगा कि जब एंडोटॉक्सिन बॉडी में आ रहा है, ठीक है, तो उसने ल्यूकोसाइट्स को किसी तरह से मैसेज देना है। ल्यूकोसाइट से एजेंट निकलेगा एंडोजीनस पायरोजेन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन बॉडी में गया, एंडोटॉक्सिन ने रिलीज़ कराया केमिकल एजेंट। कौन सा केमिकल एजेंट? जिसका नाम है एंडोजीनस पायरोजेन, एंडोजीनस पायरोजेन, ठीक है। और कहाँ से रिलीज़ होगा? ये ल्यूकोसाइट्स में से, ल्यूकोसाइट्स में से। जब ये केमिकल रिलीज़ होगा, इसने हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करना है, और हाइपोथैलेमस जो था बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा था, तो अब वो सही से रेगुलेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट ब्लड चेंज, इसमें हमने 5 एग्जांपल्स देखने हैं कि ब्लड्स को किस तरह से चेंज कर रहा है। सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ आएगा, और फिर इंक्रीज़, लाइक टेम्पोरेरी डिक्रीज़ एंड अ मार्क्ड इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड। उसके बाद जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, उन्हें भी डैमेज करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ब्लड क्लॉटिंग कराएगा विद इन द ब्लड वेसल। चौथा पॉइंट ये है कि ब्लड कैपिलरीज को इतना परमेबल कर देगा कि उनमें से जो फ्लूइड है वो लीक होके बाहर निकलेगा, और इवन हेमरेज कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है शॉक। शॉक में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और पल्स है, पल्स रेट वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, एंड इवन सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है, एंड इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अदर वायरुलेंस फैक्टर्स के दूसरे तरह के वायरुलेंट फैक्टर्स जो टॉक्सिन्स नहीं है लेकिन वो वायरुलेंसी शो करते हैं। उसमें सबसे पहले एग्जांपल आती है हियालुरोनिडेज। हियालुरोनिक एसिड जो है वो, उसे हम कहते हैं एक टिश्यू सीमेंट है, यानी कि टिश्यूज़ को आपस में कंबाइन करके रखते हैं। सपोज ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है ना, इन्हें आपस में कंबाइन करके रखता है, इसे हम कहते हैं हियालुरोनिक टिश्यू सीमेंट, सॉरी टिश्यू सीमेंट, ठीक है। ये हियालुरोनिक एसिड इसका फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने गैस गैंग्रीन पीछे पढ़ा था, जो कॉज होती है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस से। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस हियालुरोनिडेज को रिलीज़ करा रहा है, और इसने क्या करना है कि जो हियालुरोनिक एसिड जो प्रेजेंट था दो टिश्यूज़ के दरमियान, उसने इसको कराना है हाइड्रोलाइज। जब इसको हाइड्रोलाइज कराएगा तो सारी बात है वो डैमेज होगा, टिश्यू सीमेंट को डैमेज देखने को मिलेगा। और इसी तरह अगर एंटी हियालुरोनिडेज सीरम अगर उस बॉडी में प्रेजेंट हो, जिस तरह टॉक्सिन था ना, टॉक्सिन का हमने देखा था एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, एंटीजन था तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर हियालुरोनिडेज एक वायरलेंट फैक्टर है तो उसके जो न्यूट्रलाइज करने के लिए सीरम होगा वो होगा एंटी हियालुरोनिडेज सीरम, ठीक है। अगर एंटी हियालुरोनिडेज सीरम अपना काम शो नहीं करता, ठीक है, और इनहिबिट नहीं करता क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस को ताकि वो हियालुरोनिडेज को प्रोड्यूस कराए, तब भी हमें देखने को मिलता है कि हियालुरोनिडेज जो है बहुत ही माइनर रोल है, लाइक ज़्यादा वायलेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एक्सो एंड एंडोटॉक्सिन्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज वायरलेंट फैक्टर जो है वो कौन रिलीज़ कराता है? बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके कौन से ग्रुप्स? ए, सी एंड जी ग्रुप्स, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, जो ब्लड प्लाज्मिनोजन है उसे प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराना है। ब्लड, अब ये जो प्लाज्मिन है ना, ये एक्ट एज प्रोटीएज, ये प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करती है, यानी कि डिग्रेडेशन कराती है प्रोटीन की, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? फिब्रिन प्रोटीन प्रेजेंट है जिसकी डिग्रेडेशन होती है। दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक वॉलिंग एंड एक वॉलिंग ऑफ। जब वॉलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई एंटीजन या कोई भी वायरलेंट फैक्टर किसी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो जो फिब्रिन है ना वो क्या कराती है कि उसी एरिया में उसके वॉल कर देती है उसको, ठीक है, एक दीवार बना देती है कि वो बाकी पूरी बॉडी से सेपरेट रहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे जो भी डैमेज कॉज हो रहा है वो। और वॉलिंग ऑफ क्या है कि कोई ऐसे फैक्टर्स या वायरलेंट फैक्टर या टॉक्सिन्स वगैरह जो इस वॉल को तोड़ रहे हैं, यानी कि वॉल अगर डैमेज हो रही है तो यहाँ से जो अंदर कंपाउंड्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीज होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज था, उसने क्या किया, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा दिया। प्लाज्मिन ने फिब्रिन को फिब्रिन की वॉलिंग ऑफ करा देनी है, ठीक है। फिब्रिन करता था, वॉलिंग करता था, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इनको डैमेज कर रहा है। किस तरह से डैमेज कर रहा है कि उसकी वॉलिंग ऑफ हो रही है।
protease that dissolves the fibrin of blood clots, dissolving the fibrin that needs to wall off areas of damage infection। ठीक है, उसने फिब्रिन को डिसॉल्व कर दिया ताकि फिर वॉलिंग ऑफ हो जाए और बाकी इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाए और डैमेज कॉज करे। अच्छा, पहले कोगुलेज को देख लेते हैं। कोगुलेज क्या है कि एक ऐसा एंजाइम है जिसे कन्वर्ट कराना है सॉल्युबल फिब्रिनोजेन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में, और जब इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करा देगा उसको, तो फिब्रिन का हमने रोल पढ़ा था क्या है कि वो वॉलिंग में हेल्प करता है। तो वॉल के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड था या जो डैमेज हो रहा था वो सारा रिलीज हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस को डीएनएस भी कहते हैं। एबिलिटी है डीएनएस की एबिलिटी है किसने डिस्ट्रॉय करना है, डीएनए को नाम से पता चल रहा है, ठीक है, और काफ़ी डेंजरस साइटोटॉक्सिन है ये। लेकिन बात यह है कि हमें पता है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड देन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब डीएनए डायरेक्ट डीएनए को डैमेज नहीं कर सकता, लाइक न्यूक्लियर इनवेलप जो है उससे पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये उस वाले डीएनए को डैमेज करेगा जो किसी और टॉक्सिन ने किसी तरह से अगर न्यूक्लियर इनवेलप को डैमेज कर दिया है। डीएनए है वो में इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है, अपने इनवेलप में प्रेजेंट नहीं है, तो डीएनए तब उसे डैमेज करेगा। प्रोटीन में प्रेजेंट होती है सेल वॉल ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, और इसकी एबिलिटी क्या है कि ये बाइंड कर जाती है एंटीबॉडीज से, ठीक है। सपोज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की सरफेस है और यहाँ पे ये प्रोटीन एलाई करती है और ये बाइंड कर जाती है किससे, एंटीबॉडीज से, ठीक है। यहाँ पे अगर एंटीबॉडी और ये उसके साथ बाइंड कर जाएगी प्रोटीन ए के थ्रू, ये प्रोटीन ए थी और ये एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन भी जिसे कहते हैं। अब जब ये आकर बाइंड कर जाएगी तो एक कास्केड ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिलेगा कि हम आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। एक कास्केड ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा हमें देखने को। वो जो कास्केड रिएक्शन है उसने एक सब्सटेंस एक्टिवेट कराना है जिसे हम कहते हैं C5A, ठीक है। ये एक सब्सटेंस एक्टिवेट हो जाएगा और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिलीज़ कराएगा हिस्टामीन को। हिस्टामीन जो है एलर्जिक रिएक्शंस देता है। फाइलेटॉक्सिन जो है इस कंपाउंड को एनाफाइलेटॉक्सिन भी कहते हैं, एनाफाइलेटॉक्सिन, क्योंकि इसने कौन से रिएक्शंस कराने हैं, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 भी कहते हैं। ये हम चैप्टर 33 में पढ़ेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, ठीक है। और इन्होंने क्या करना है, एलर्जिक रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। एलर्जिक रिएक्शंस क्या क्या होंगे कि वीजिंग होगी, कफ होगी, स्नीजिंग, इस तरह के जो रिएक्शंस है, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग, ये वाले सारे जो इफेक्ट्स हैं टिश्यूज़ को डैमेज करने वाले, ये हमें बैक्टीरिया से देखने को मिलती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया जो बैक्टीरियाज रिलीज़ करते हैं वो कौन कौन से, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा जीनस के बैक्टीरियाज। ये वाले बैक्टीरियाज कहाँ पर अटैच होंगे, एपिथेलियल सेल्स ऑफ यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, अटैच होकर इन्होंने रिलीज़ कराना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अमोनिया, और इसकी एक्यूमुलेशन डैमेज करती है एपिथेलियल सेल्स को। नेक्स्ट माइक्रोबियल आयरन की लेटर्स देख लेते हैं। आयरन किसी बैक्टीरिया को चाहिए होता है फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम्स, कैटालिस की सिंथेसिस के लिए और साथ में साइटोक्रोम की सिंथेसिस के लिए बैक्टीरियाज को आयरन चाहिए होता है। और अगर बैक्टीरियाज किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और आसपास दूसरे एनिमल या दूसरी सेल्स भी प्रेजेंट है तो दोनों में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है कि आयरन कौन कंज्यूम करेगा, बैक्टीरिया या होस्ट सेल, ठीक है। इन्वायरमेंट में आयरन प्रेजेंट है ना, वो प्रेजेंट होता है ऑक्सीडाइज्ड फेरिक फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फेरिक फॉर्म जो कि इनसॉल्यूबल होती है, और बैक्टीरिया ने उसे कंज्यूम करना है रिड्यूस्ड फेरस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फेरस फॉर्म में जो कि सॉल्यूबल होती है ताकि वो इजीली बैक्टीरिया उसे कंज्यूम कर ले। तो फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म तक आने के लिए बैक्टीरिया कौन सा एक कंपाउंड रिलीज कराता है, उसे हम कहते हैं साइडेरोफोर्स, साइडेरोफोर्स, ठीक है, जो एक होता है आयरन बाइंडिंग अमाउंट। ये होता है आयरन बाइंडिंग अमाउंट, यानी कि हेल्प कराता है आयरन को अपने साथ बाइंड कराने में। इस आयरन बाइंडिंग कंपाउंड ने क्या करना है, फेरिक को सॉल्यूबलाइज करना है, ठीक है, सॉल्यूबलाइज फेरिक। जब फेरिक सॉल्यूबलाइज हो जाएगा साथ में इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करानी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस किस का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फेरिक का और साथ में इस साइडेरोफोर्स का, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद वो उस फेरिस को ट्रांसफ़र करा देगा इनसाइड द सेल, किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में, ठीक है। अब साइडेरोफोर्स हम देख लेते हैं। हमने कह दिया आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं जो कि हेल्प कराते हैं आयरन को बाइंड कराने में, साइडेरोफोर्स। इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक होते हैं फिनोलेट्स और दूसरे होते हैं हाइड्रोक्सीमेड्स, हाइड्रोक्सामेड्स, ठीक है। फिनोलेट्स में एक एग्जांपल आती है हमारे पास इंटेरोकैलिन की, इंटेरोकैलिन। ये जो इंटेरोकैलिन है ये ई कोलाई जो है वो रिलीज़ कराती है, ई कोलाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है फेरिक फॉर्म में, इनसॉल्युबल फेरिक फॉर्म में अगर आयरन प्रेजेंट है तो यहाँ पे मेरे पास एंटीरोकैलिन रिलीज़ होगा। एंटीरोकैलिन रिलीज़ कराया ई कोलाई ने। एंटीरोकैलिन ने जो फेरिक था उसे करा दिया सॉल्युबलाइज, ठीक है। और मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई किसकी, फेरिक एंटीरोकॉलिन की। फेरिक एंटीरोकॉलिन की मेरे पास, फेरिक एंटीरोकैलिन मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ गई, और जो मेरे पास ऑक्सीडाइज फेरिक फॉर्म थी वो रिड्यूस फेरस फॉर्म में आ गई, यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में आ गई, और बैक्टीरिया इसे सेल के अंदर इनटेक कर लेगा, सेल्स इनटेक इट। अब यहाँ पे वायरलेंस फैक्टर क्या चीज़ है, वायरलेंस फैक्टर यहाँ पे साइडेरोफोर्स हैं, यानी कि ये वाले आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स जो बैक्टीरिया रिलीज़ करा रहे हैं ये साइडेरोफोर्स हैं। किस तरह से साइडेरोफोर्स हैं कि अगर बैक्टीरिया साइडेरोफोर्स ना रिलीज़ कराएं, ठीक है, अगर नहीं रिलीज़ करा रहे तो होस्ट सेल जो है आयरन को कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि साइडेरोफोर्स एज वायरलेंस फैक्टर एक्ट कर रहे हैं। दूसरे आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स जो किसी होस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो लैक्टोफेरिन और ट्रांसफेरिन।